नमस्कार विद्यार्थियों, आओ पढ़े चैनल में हिंदी मेंटर मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कक्षा 11वीं ऑप्शनल हिंदी कक्षा 11 पाठ्य पुस्तक आरोह पाठ 5 गलता लोहा और इसके लेखक हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी नई कहानी के कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण हुआ है। गलता लोहा यह जो अध्याय है, उन्होंने पुराने समय के जो जातीय अभिमान है कि इस जाति का ये धंधा करेगा, इस जाति का यह काम करेगा, वो जो जाति अलग अलग काम धंधों में विभाजित थी, उस जातीय अभिमान के पिघलने और उसे रचनात्मक कार्य में ढलते हुए दिखाया गया है। तो आइए इसके अलग अलग प्रसंग के अनुसार हम इसकी चर्चा करते हैं। इसमें दो कैरेक्टर हैं, दो पात्र हैं। एक का नाम है मोहन और एक का नाम है धनराम। धनराम है वो लोहार है और मोहन है वो एक पुरोहित परिवार से है। तो इनका किस प्रकार का बचपन बीता और आज जब ये बड़े हुए तो मोहन है वो धनराम के यहाँ गया। धनराम कौन? जो लोहार का काम करता है, उसके यहाँ वो गया है और फिर बात करते करते बचपन की यादों में वो खो जाते हैं। मोहन के पिता बंशीधर पुरोहित का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मोहन है वो अच्छे ब्राह्मण खानदान से हैं और उसके पिता हैं वो पुरोहित का काम करते हैं। लोग उसके संयम और तप के बारे में संयम और तप के कारण उन पर श्रद्धा रखते हैं। सारे के सारे लोग उनका आदर करते हैं। इनके मोहन के पिता का, बंशीधर पुरोहित का। परंतु अब वे बूढ़े हो चुके हैं, वे व्रत उपवास नहीं कर सकते वृद्धावस्था के कारण। उन्होंने गहरी सांस लेकर बेटे को सुनाया कि वे चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने नहीं जा सकते। बेटे मोहन ने उनका आशय समझ लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि बेटा मोहन जाए उस रुद्री पाठ में। अब वो नहीं जा सकते तो फिर उस काम को, उस परंपरा से जो ब्राह्मण का काम है, वो इनका बेटा मोहन आगे बढ़ाए। तो मोहन ने उनका आशय समझ लिया, किंतु कोई उत्तर नहीं दिया। उसने पिता का भार हल्का करने के लिए हंसुआ, घास काटने का एक औजार होता है, उस हंसुआ को उठाया और उसकी धार तेज कराने के लिए धनराम लोहार के वहां पहुंचा। धनराम लोहार कौन? उसके बचपन का साथी। वह चाहता था कि हंसुए से खेती का कुछ काम ही शुरू कर देगा। अपने पिता का जो काम था, पुरोहित का काम, उसके अंदर उसकी कोई रुचि नहीं थी। किसकी? मोहन की। अब मोहन है हंसुआ लेकर के धनराम लोहार के यहाँ आ गया और धनराम लोहार और मोहन एक ही कक्षा में पढ़े हुए साथी हैं। अब वहां बैठते ही स्कूल जीवन की जो यादें हैं उससे वो एक एक याद पुरानी आती गई। धनराम उसका सहपाठी रहा था। मोहन एक खाली कनस्तर पर बैठ करके उसका काम देखने लगा। अचानक दोनों को अपने स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह की याद आ गई। वे हंस हंस करके उन्हें याद करने लगे। आज आप लोग भी जब बड़े हो जाओगे तो आपको जो जो अध्यापक पढ़ाते हैं, किसी न किसी प्रसंग से वो अध्यापक आपको सदैव याद रहेंगे। उसी तरह से इनको भी मास्टर त्रिलोक सिंह की याद आने लगी। वे हंस हंस करके उन्हें याद करने लगे। मास्टर त्रिलोक सिंह का मोहन को प्यार करना, मोहन को वो प्यार करते थे क्योंकि मोहन है जो पुरोहित का जो लड़का है वो पढ़ाई में होशियार था, तो मोहन से प्यार करते थे। कक्षा का उसको मॉनिटर भी बनाते थे और उसके हाथों कमजोर लड़कों को सजा भी दिलवाते थे। मोहन के सुनहरे भविष्य की बातें करना, धनराम का गणित में नालायक होना, मास्टर जी से डंडे से पिटना, सब बातें उनको एक एक करके याद आने लगी। अब है धनराम का लोहार बनना, ठीक है ना। धनराम है जो कि लोहार, उसके पिता है लोहार का काम करते थे। वो किस प्रकार से इस धंधे में आया वो इसमें बता रहे हैं। धनराम को तेरे का पहाड़ा याद नहीं होता था,
ठीक है ना। 13 का पहाड़ा उसको याद नहीं होता था, वो मार खाने पर भी नहीं सीख पाया। तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने कहा, व्यंग्य करते हुए कहा कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है, क्योंकि उसके पिता का जो व्यवसाय है वो लोहार का ही था, तो सबको मालूम था। मास्टर त्रिलोक सिंह भी व्यंग्य में, जबकि बच्चों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, पुराने समय की बातें अलग है, उन्होंने व्यंग्य में कहा था कि तेरे को तेरे का पहाड़ा नहीं याद होगा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है। मास्टर त्रिलोक सिंह ने व्यंग्य में कहा कि तेरे को 13 का पहाड़ा याद नहीं होगा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। ये कहकर मास्टर जी ने उसको 5-6 दरातियां धार लगाने के लिए दे दी। दराती होते ना लोहे के औजार, उनमें धार लगाने के लिए दे दी। तभी से वह पिता गंगाराम के साथ में दोंकनी फूंकने, जब लोहे को गर्म करते हैं ना तो उसको हवा देते हैं, तो दोंकनी फूंकने, सान लगाने, गन हथौड़ा चलाने आदि के काम में बेचारा धीरे धीरे लग गया। और उसके पिता भी काम ठीक से न करने पर उसको पीटते थे। ऐसा करते करते वो लोहार के काम में एक्सपर्ट हो गया था। एक दिन वह भी आया जब गंगाराम चल बसे और धनराम उसकी जगह लोहार का काम करने लगा। इस प्रकार से धनराम ने बताया कि मैं धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ करके इस लोहार के काम को संभाल लिया। अब मोहन का संघर्षमय जीवन, ये बात तो धनराम की खत्म होगी, लेकिन मोहन है पढ़ाई के अंदर खूब होशियार था। तब वो इस स्थिति में कैसे आया कि उसको हंसुआ उठा करके पढ़ाई छोड़ करके हंसुआ उठा करके जाना पड़े, उसका भी जीवन संघर्ष में बीता था। कैसे, वो देखो आप। मोहन को प्राइमरी शिक्षा पूरी करते ही छात्रवृत्ति मिल गई। पढ़ाई में तो शुरू से होशियार था वो। इससे उत्साहित होकर उसके पिता ने सोचा कि उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे। अतः आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल भेज दिया। और स्कूल गांव से 4 मील दूर था। रास्ते में 2 मील की ऊंचाई वाली चढ़ाई थी और बीच में एक नदी थी, उसको भी पार करना था। फिर मोहन स्कूल जाता था। इतना कठिन 4 मील की, उसमें 2 मील की चढ़ाई, उसके बाद नदी, उसको पार करके स्कूल जाना होता था। जब वह थका मांदा घर वापस आता तो उसके पिता उसे विद्या व्यसनी बालकों के उदाहरण देकर उत्साहित करते थे। विद्या व्यसनी का मतलब जो पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा तेज हो और पढ़ाई के अंदर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों नहीं आ जाए, अपनी लगन को नहीं छोड़ते थे। ऐसे बालकों के वो उदाहरण देते थे ताकि बच्चा उनका पढ़ाई से विमुख नहीं हो। एक दिन वह वापसी में नदी पार कर रहा था कि पानी अचानक बढ़ गया। कुछ गसियारे साथ थे, जैसे तैसे सब सुरक्षित पहुंच गए। साथ वाले बच्चे भी साथ में थे, कोई अकेले पढ़ने नहीं जाते थे वो तो। और सारे के सारे जैसे तैसे नदी पार करके, वेग बड़ा तेज था लेकिन फिर भी वो नदी पार करके हर हालत में घर पहुंच गए। परंतु उस दिन से मोहन के पिता को डर लग गया और उन्होंने स्कूल भेजना बंद कर दिया उसे। मोहन लखनऊ में, अब मोहन है गांव में पढ़ाई अधूरी छोड़ करके लखनऊ कैसे गया, उसका भी एक बड़ा अच्छा और रोचक प्रसंग है। उन्हीं दिनों रमेश नाम का एक युवक लखनऊ से गांव आया हुआ था, किसी के मिलने वाला था, लखनऊ से गांव आया हुआ था। मोहन के पिता ने मोहन की पढ़ाई के बारे में उसके सामने चिंता प्रकट की कि भाई रमेश, इस मोहन को पढ़ाना है। रमेश ने उनके साथ में सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि मोहन को लखनऊ भेजने के लिए बोल दो, आप हमारे साथ चल लेगा। उसने कहा कि जहां पर 4 प्राणी खाना खा रहे हैं तो 5वां प्राणी भी रह लेगा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, और बड़े शहर में रह करके इसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। बंशीधर को तो जैसे भगवान मिल गए। उसके तो मन की बात भी यही थी कि खर्चा भी नहीं लगे और बच्चा पढ़ाई के अंदर आगे चले। उन्होंने मोहन को लखनऊ भेज दिया, परंतु लखनऊ में मोहन सहमा सहमा रहने लगा। लखनऊ में मोहन सहमा सहमा और डरा डरा रहने लगा। उससे नौकरों की तरह रमेश काम करवाता था, मतलब उसके पिता के साथ धोखा कर दिया।
कह करके तो कुछ लाया था और यहाँ पर वो नौकर से भी बेहतर उसकी हालत कर देती। बहुत कहने पर कुछ दिनों बाद उसे एक साधारण से स्कूल में डाल दिया। घर के कामों के बोझ के कारण वह जैसे तैसे केवल उत्तीर्ण होता था और गर्मी की छुट्टियों में भी उसे लखनऊ में ही रख लिया जाता था, क्योंकि वो चला जाएगा तो घर का काम कौन करेगा। रमेश की घर गृहस्थी सुविधा से चलती रहे, इस कारण उसको कहीं पर भी नहीं भेजते थे। मोहन ने हर परिस्थिति में समझौता करना सीख लिया। वह अपने पिता को सच्चाई बता करके दुखी नहीं करना चाहता था। देखो आप कैसा बच्चा था, अपने पिता को भी उसने वास्तविक बात नहीं बताई कि उसका जीवन में कितना कष्ट आया हुआ है। अब तकनीकी शिक्षा और बेरोजगारी, ये प्रसंग भी इस अध्याय में जुड़ा हुआ है। 8वीं पास करने के बाद रमेश ने उसे आगे नहीं पढ़ाया। अब देखो आप, बचपन में कितना होशियार बच्चा था कि उसको स्कॉलरशिप भी मिलती थी, लेकिन बाद में कैसा उसका संघर्षमय जीवन आगे बढ़ा कि उसको 8वीं पास करने के बाद में आगे नहीं पढ़ाया और कहा कि बीए और एमए करके लोग फालतू में बेरोजगार बन के घूमते हैं। अतः उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया गया और घर की दिनचर्या पहले की तरह चलती रही। उनका तो ये स्वार्थ था कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करता रहे और घर की दिनचर्या जो नौकरों वाला काम भी है वो यथावत चलता रहे। 1.5-2 साल बाद वह पूरी तरह बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि उसके जो योग्यता थी उसको अवसर नहीं मिला, उसको आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो उसकी सारी की सारी योग्यता बेकार हो गई और वो फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। बंसीधर का दुख। बंसीधर हर काम को हर किसी को भी मोहन के बारे में बताता, तब वो यही कहता था कि वो अफसर बन करके लौटेगा। परंतु जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उसको बड़ा गहरा दुख हुआ। धनराम ने उनसे मोहन के बारे में पूछा तो वे झूठ बोलते थे। धनराम ने उससे यही कहा कि मोहन लल्ला बचपन से ही बुद्धिमान था और वो अब बड़ा अफसर बन जाएगा। मोहन द्वारा लोहे को गोल मोड़ना। अब वो देखो वहां पर दुकान में बैठे हुए जो उसका दोस्त है ना लोहार, उसकी दुकान में बैठे बैठे उन प्रसंगों को याद कर रहे हैं। अब वहां पर क्या है, वो बैठे बैठे धनराम है वो किसी लोहे को मोड़ रहा होता है। मोहन और धनराम अपने स्कूल की बातें याद तो वही कर रहे थे, प्रसंग तो वही चल रहा है, वहां बातें करते करते खो गए। प्राय ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले के यहाँ बैठते नहीं है। आज भी गांव में कहने को तो बहुत सुधार हो गया, लेकिन फिर भी जो दूर दराज के गांव हैं उसके अंदर जो लोहार का काम करने वाले हैं, चमड़े का काम करने वाले हैं, वहां पर उच्च कुल के लोग बैठते नहीं हैं। सीधा आए, उनको काम बताया और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा कि मोहन और धनराम आराम से गप्पे मार रहे हैं, बैठे हैं, तो सारे लोगों को आश्चर्य होने लगा। परंतु मोहन धनराम की कार्यशाला में जमकर के बैठ गया। उस लोहार के काम के अंदर वो भी रुचि लेने लगा और हर काम को देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा हुआ था। वह लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल करने का प्रयास कर रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं रही थी। जो एक संचा होता है जिसमें गोलाई देते हैं, उसके अंदर वो ठीक से फंस नहीं रही थी। इस कारण लोहा ठीक ढंग से मुड़ भी नहीं रहा था। अब ये देख करके मोहन ने अपनी जगह से मोहन उठा और उसने कुशलता पूर्वक उस लोहे को स्थिर किया ताकि वो हिले नहीं, और एक नपी तुली चोट मार करके उस लोहे को सुंदरता के से युक्त गोलाई दे दी। मोहन की संतुष्टि। मोहन ने यह काम इतनी कुशलता और स्फूर्ति से किया कि धनराम उसको देखते ही रह गया। धनराम को इससे भी बड़ी हैरानी इस बात की हुई कि ब्राह्मण लड़के ने लोहार का काम करना कैसे स्वीकार कर लिया, जबकि उसकी परिस्थितियां ऐसी थी। मोहन इन सब बातों से बेलाग होकर का मतलब निश्चित होकर के
लोहे के छल्ले की गोलाई को जांच रहा था, देख रहा था कि अच्छे से गोल हुआ कि नहीं हुआ। उसकी आंखों में सृजन की चमक थी तथा प्रशंसा पाने का भाव था। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं उच्च कुल का होता हुआ भी यह लोहे को मोड़ने का काम कैसे करूं। इस प्रकार इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो जातीय अभिमान है वो अब पिघल रहा है। मतलब जो लोग हैं, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग काम करते थे, वो सारा का सारा लोहा है अब पिघल रहा है। मतलब समाज में किसी भी वर्ग का व्यक्ति अपनी योग्यता से अलग अलग काम कर सकता है और अपनी रचनात्मकता के अनुसार अपना क्षेत्र निश्चित कर सकता है। यह पाठ का सार हुआ जो कि शेखर जोशी के द्वारा रचित है। अब इस पाठ से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ है, अगर आप सार याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और हमारे वीडियो में इसको बार बार देख करके देखो, एक सूत्र होता है गोचीपू, एक सूत्र होता है गोचीपू, मेरा खुद का बनाया हुआ है। मतलब गोटो, चिंतन करो और पूछो। आप इस वीडियो में इसके सार को बार बार देखते रहोगे तो कैसा भी धनराम कौन था, किस प्रकार का व्यवसाय करता था, उसको लखनऊ ले जाने के लिए जो पात्र है उसका क्या नाम था, क्या नाम था उसका? बिल्कुल सही, रमेश। और वहां उसको कहां लेकर के गए थे, बनारस या लखनऊ? लखनऊ। तो इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपके प्रथम सत्र की परीक्षा में पूछे जाएंगे। और जो नीचे लिंक दिया है उस पर क्लिक करके इसके द्वितीय सत्र के हेतु भी प्रश्नोत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। आओ पढ़े चैनल सदैव एक निशुल्क है चैनल, फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका मुख्य उद्देश्य है गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा भारत में प्रत्येक विद्यार्थी वर्ग को मिले। तब तक के लिए नमस्कार।